मम्मी जी आज घूमने चलते हैं ना। मूवी चले क्या? बहुत दिन हो गए कहीं नहीं गए हम। हाँ बहू चलते हैं। कौन सी मूवी लगी है अभी? शाम के 7 बजे का शो है मम्मी, टिकट बुक कर देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले? अंकिता आएगी तो वो भी तो चलेगी ना साथ में। अरे पापा, उसका पता नहीं कब तक आएगी। हम चलते हैं ना, उसको छोड़ो। और वो आकर क्या खाएगी? अब मैं दीदी के लिए रोटी सेक दूंगी, वो आकर खा लेंगी। सुबह की सब्जी और चावल तो पड़े हैं, उनका हो जाएगा। डन, तो हम चल रहे हैं। मम्मी, टिकट के पैसे दे दो ना। मेरे पास तो पैसे नहीं है बेटा, खत्म हो गए हैं। इस महीने अंकिता ने मुझे पैसे कहाँ दिए, उसकी पगार ही नहीं आई। तो अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे हम? विकी कुछ करो ना, मेरा बहुत मन है जाने का। डोंट वरी डार्लिंग, व्हेन विकी इज देयर अंकिता डायरेक्ट पेमेंट कर देगी। विकी 4 टिकट बुक करके अंकिता का यूपीआई डाल देता है और अंकिता को कॉल करके कहता है, अंकिता बहना, जरा मोबाइल देखना, मूवी पेमेंट कर देना। तुझे पता है ना, तेरा भाई तो ना के बराबर कमाता है, उस पर से इतने खर्चे तेरी भाभी के। मम्मी को भी तूने इस महीने पगार नहीं दी, वरना वही दे देती। अरे कोई बात नहीं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर देती हूँ। अंकिता तुरंत पेमेंट कर देती है। भैया देख लो, पेमेंट हो गया है। मैंने तो बहुत कहा कि अंकिता नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तेरे आने का वेट कर रहा था मैं बहना, लेकिन फिर तेरी भाभी ने कहा कि ये लास्ट शो है और फिर सबको देखने का बहुत मन था, तो मैंने भी हाँ कह दिया। तू जल्दी से आ जा, फिर हम साथ में चलते हैं। नहीं भैया, मुझे टाइम लग जाएगा, आप लोग जाओ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, आकर भी नहीं जा पाऊंगी। ठीक है बहना, जैसा तू कहे। अब तेरी भाभी ने तेरे लिए खाना बना दिया है, तू खा कर सोना। हाँ, विकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। काम बन गया। चलो सब तैयार हो जाओ। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला। मेरे कारण सब रुक रहे थे, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। आज ही मम्मी को पैसा दे दूंगी। इस महीने लेट हो गया, वो बेचारी कैसे मैनेज करेगी। इधर सब मूवी चले जाते हैं, उधर अंकिता आकर खाना गरम करके खा लेती है। भाभी जाने से पहले मेरे लिए इतना सब कुछ बना कर गई है। बेचारी बनाने में ही थक गई होंगी। सब कितना करते हैं मेरे लिए। अंकिता खा पीकर सो जाती है। इधर बाकी लोग मूवी देखकर एंजॉय करके वापस आते हैं। अगले दिन सुबह अंकिता उठते ही सीमा के हाथों में पैसे रखकर कहती है, मम्मी ये महीने के खर्च के पैसे, वो सैलरी नहीं आई थी ना, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मेरे पास कुछ पैसे जमा किए हुए थे, मैं उससे काम चला रही थी, अब उसमें मिला दूंगी। इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू माँ। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और अंकिता को हमेशा लगता है कि उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके घर वाले उससे नहीं, उसके पैसे से प्यार करते हैं। अंकिता अपने परिवार के लिए खर्च करके और उनकी जिम्मेदारी उठाकर सुकून महसूस करती है। एक रोज अंकिता के ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली उसकी दोस्त वैष्णवी उससे कहती है, यार चलना गोवा घूम कर आते हैं, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं घूमने, काम कर करके ना बोरियत हो गई है। यार गोवा में खर्च बहुत हो जाएगा, इतना मेरा बजट नहीं है। ऊपर से इस महीने सोचा था घर के लिए डाइनिंग टेबल खरीद लूँ। अरे यार जब देखो तुम यही करती रहती हो, इसके लिए ये उसके लिए वो, कभी तो अपने बारे में भी तो सोच। कितना थक जाती है तू, काम कर करके बोर नहीं होती क्या? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा सबका। मेरे घर वाले मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब वो इतना करते हैं तो मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना। ओ हेलो, तू कौन सी गलत फहमी में है? कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, सब तेरे पैसे से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तू कब समझेगी यार, तुझे लगता है कि सब तुझे प्यार करते हैं तो तू ना कुछ दिनों के लिए तेरी नौकरी छूट जाने का बहाना कर, फिर देख खुद ही तुझे समझ में आ जाएगा कौन तेरा अपना है और कौन पराया। तुझे लोग प्यार करते हैं या फिर तेरे पैसों से? क्या यार, तू भी कैसी कैसी बातें कर रही है, तुझे कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन जल्द ही तुझे पता चलेगा कि तेरे अपने कौन है। मैं तो चली, वक्त से किसी की असलियत छुपती नहीं है। वैष्णवी वहाँ से चली जाती है और अंकिता उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, पागल हो गई है ये लड़की, कुछ भी बोले जा रही है। मेरे घर वाले सब मुझ पर जान देते हैं। शाम को अंकिता भी ऑफिस से घर चली जाती है। सबके साथ खाना पीना खाकर जब वो सोने जाते हैं तो उसके दिमाग में वैष्णवी की बातें घूमने लगती है। एक बार चेक करके देखने में कोई बुराई नहीं है।
क्यों ना मैं लीव लेकर जॉब छोड़ने की एक्टिंग करूं। अगले दिन अंकिता सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलती है और 10 दिनों के लीव लेकर घर जल्दी आ जाती है। अंकिता को घर में इतनी जल्दी देखकर सब चौंक जाते हैं और बारी बारी आकर उससे पूछने लगते हैं, दीदी क्या हुआ, कोई बात है क्या, आप इतनी जल्दी आ गई? बेटा क्या हुआ? तू तो हमेशा 7 बजे से पहले कभी नहीं आती। क्या हुआ मेरी रानी बेटी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या बोलूं मम्मी, मेरी जॉब चली गई है। सीमा अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा? जॉब जाने के बाद से सबके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। हर्षा अपने कमरे में जाकर तुरंत विकी को कॉल करती है। क्या हुआ, फोन पे फोन करती जा रही हो? क्या हुआ, ये सब तुम्हारी अय्याशी बंद होने वाली है। दीदी जॉब छोड़कर घर आकर बैठ गई है। क्या, दिमाग तो ठीक है? मेरी बहना नौकरी छोड़ने वालों में से नहीं है। मुझसे क्या कह रहे हो, घर आकर खुद ही देख लो। विकी उसी वक्त घर आता है। क्या हुआ बहना, तू ऐसे जॉब छोड़कर क्यों चली आई? मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मुझे निकाल दिया गया है। अंकिता उदास होने की एक्टिंग करके अपने कमरे में चली जाती है। अरे मम्मी अब क्या होगा, इसकी नौकरी चली गई। अरे तुम इसे समझाओ ना, अपने बॉस से बात करे, वरना कैसे चलेगा सब। अब तू चुप रह, 2-4 दिन के बाद मैं इससे बात करूंगी। तुझे क्या लगता है मैं इसे इस तरह घर में बैठने दूंगी? इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अंकिता घर में आराम से पड़ी रहती, देर से उठती, दिन भर टीवी देखती, शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती। ये सब देखकर विकी का खून जलने लगता है और वो घर में चिड़चिड़ करने लगता है। ये सब क्या है मम्मी, तुमने उसे समझाया नहीं? अरे क्या करूं, बहुत समझाया उसे, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। बोल रही है मुझे निकाल दिया है जॉब से तो मैं दोबारा झुक कर मांगने नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो घर पर बैठकर हमारी छाती पर मूंग दलेगी क्या? दिन भर बैठकर खाती रहती है, खर्चा नहीं लगता है क्या? इतने में ही अंकिता घर वापस आ जाती है। पापा आप इसकी ना अब शादी कर दो, उम्र बीती जा रही है, कब तक इसे घर में बिठाकर रखेंगे? हाँ बेटा, अब ढूंढते हैं कोई लड़का। मेरी नज़र में एक लड़का है जो मेरे साथ ही काम करता था। ठीक है, तुम्हें जिससे शादी करनी है हम करवा देंगे। अच्छा है लड़का ढूंढने का चक्कर तो खत्म हुआ, वरना उसमें भी इतने खर्चे लग जाते। अगले दिन विक्रम से राकेश और सब मिलते हैं और उसका रिश्ता अंकिता से तय हो जाता है। हर्षा विकी से कहती है, जब रिश्ता तय ही कर दिया है तो अब जल्दी से जल्दी दीदी की शादी भी कर दो। मुझसे इतना खाना नहीं बनता, कभी उन्हें चाउमीन खाना है तो कभी कुछ। जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से निकालो, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे भी जीने दो। हाँ यार, अगले ही हफ्ते अंकिता को विदा कर देते हैं। विकी और बाकी सब घरवाले अब अंकिता को जब देखो ताने मारने लगते हैं। विकी अंकिता का जीना हराम कर देता है। पापा जितनी जल्दी हो मेरी शादी करवा दीजिए। अपने आशी को बोल दे शादी में कोई खर्च नहीं करेगा, शादी का खर्चा उसे खुद निकालना होगा। अरे तू कल जाती तो आज चली जा। अभी सब क्लियर कर लेते हैं, विक्रम को बुलाकर सारी बातें कर लेते हैं और शादी की डेट भी फाइनल कर लेते हैं। उसी वक्त अंकिता विक्रम को बुलाती है। राकेश विक्रम से सारी बातें कर लेता है। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पैसा नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, मैं कल ही मंदिर में शादी कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा होगा, पैसे भी नहीं लगेंगे। अगले दिन अंकिता अपने घर वालों के साथ मंदिर में आ जाती है। उधर विक्रम भी अपने परिवार के साथ मंदिर में आ जाता है। शादी शुरू होती है। फेरे होते ही अंकिता मंडप में आकर कहती है, मेरी जॉब नहीं छूटी, मैं तो नौकरी जाने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरे अपनों की असलियत मेरे सामने आ सके। आज से मेरा आप लोगों से कोई नाता नहीं। मेरे बुरे वक्त में जो मेरे साथ था उससे ही मेरे पैसे मिलेंगे। आप लोगों को मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है और विक्रम को अंकिता से प्यार है। पंडित जी विधि पूरी कीजिए। अंकिता के घर वाले माथे पर हाथ रख लेते हैं। ये हमने क्या कर दिया, अब अंकिता के साथ साथ उसके सारे पैसे भी चले जाएंगे। ये सब हर्षा तुम्हारे कारण हुआ। मैंने बोला था कि अंकिता की नौकरी नहीं जा सकती, लेकिन तुम हो कि मेरे कान भरती ही रही। आहा, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अपनी बहन को देखकर आप ही तो उसे निकालने पर तुल गए थे। कितना खाती है वो। अंकिता के घर वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। शादी पूरी हो जाती है और अंकिता कहती है, आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहिए, मैं चली ससुराल। अंकिता विक्रम के साथ अपने ससुराल चली जाती है और अगले ही दिन से अपनी नौकरी ज्वाइन कर अपना नया घर बसाती है। नाश्ते में क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा।
मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मनीषा जल्दी जल्दी रसोई साफ करती है और भगवान को गर्मा गर्म रोटी, सब्जी और गुड़ का भोग लगाकर अपनी योग क्लास जाती है। योग करके आऊंगी तब जिसको जो खाना होगा बना दूंगी। ऐसे बना बना कर गिराने से क्या फायदा। इधर सुनील मनीषा के पीछे से घर में रहता है और काम वाली से काम करवाने से लेकर दूध वाले से दूध लेने तक सब कुछ करता है। यश सोकर उठता है और मनीषा को खोजने लगता है। पापा, मम्मी योग क्लास गई है क्या? हाँ बेटा, बात ही होगी। चाय दे दो क्या? हाँ, दे दीजिए। आज मेरा ऑफिस थोड़ा जल्दी है, बस नाश्ता करके निकलूंगा। सुनील तुरंत छुपकर मनीषा को फोन करता है। तुम्हारा बेटा उठ गया है, उसे आज जल्दी ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, मेरा बस हो गया है, आप मुझे लेने आ जाइए। सुनील यश को चाय देकर उसी वक्त मनीषा को लेने निकल जाता है। मनीषा आते ही रसोई में जाती है और यश के टिफिन की तैयारी करने लगती है। इतने में ही ईशा रसोई में जाती है और कहती है, मम्मी बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाने में क्या है? बस 2 मिनट रुक जा, पहले तेरे भाई को नाश्ता दे देती हूँ, नहीं तो वो भूखे ही चला जाएगा। ठीक है। इतने में ही यश वहाँ आता है। मम्मी, तुम अभी अभी आई हो और रसोई में घुस गई, तुम्हें इतना पसीना आ रहा है, आराम तो कर लो थोड़ा। मैं कुछ खाकर नहीं जाने वाला। क्यों? तेरा खाना तो बना हुआ है, 2 रोटी और मंचूरियन खा ले और फिर टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है, दे दो, फिर तुम आराम कर लेना। आराम अभी कैसे, अभी सबको नाश्ता देना है। पापा भूख भूख कर रहे हैं, तेरे पापा की भी तो उम्र हो गई है। यश धीरे से मनीषा से कहता है, आलू दही की सब्जी बना देना, झट से बन जाएगी, फिर तो आराम करना। ईशा दोनों माँ बेटी की बात सुन लेती है और जोर से सुनील से कहती है, पापा देखिए, ये मम्मी से क्या कह रहा है, ये लोगों के लिए ज्यादा मेहनत मत करो, आलू दही की सब्जी 2 मिनट में बना दो। अरे पागल, ये कोई खराब खाना है क्या? सबसे अच्छा है गर्मी में, ऊपर से हल्का भी होगा, कम तेल में बन जाता है। यश तो पागल है, कुछ भी बोल देता है, बोलने दे इसे। मम्मी रहने दो, हमें फुसलाओ मत। यश मंद मंद मुस्कुराकर चल देता है। यश के जाने के बाद मनीषा अंजलि से कहती है, नाश्ते में क्या बना दूं? जो तुम लोग खाओगे वही बना देती हूँ। तुम बताओ क्या बनाओगी, बाकी सब क्या खा रहे हैं? अरे यश को तो बासी कल का खाना देकर भेजी हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है, अब कुछ पचता नहीं है, उम्र हो गई है। कल कुछ खाया नहीं था, फिर भी पता नहीं पेट कैसे खराब हो गया। अपने लिए तो मैं आलू दही की सब्जी बना लूंगी, उसी से चेप चेप कर रोटी खा लूंगी। हाँ तो ठीक है ना, बना लो, मैं भी वही खा लूंगी। ठीक है भाई, मैं भी वही खा लूंगा। मनीषा तो चाहती थी कि उसे कुछ ज्यादा बनाना ना पड़े। वो रसोई में जाकर 2 मिनट में दही में पानी घोलकर उसमें उबले हुए आलू तोड़कर डाल देती है। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा, हींग, सबूत लाल मिर्च का टुकड़ा, कड़ी पत्ते डाल देती है। फिर उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालकर छौंक तैयार करके दही में डाल देती है और उसे उबलने के लिए छोड़ देती है। एक उबाल आते ही नमक डाल दूंगी और काम खत्म। मनीषा सुनील और अंजलि को आलू दही की सब्जी और फुलके देती है और खुद भी लेकर बैठ जाती है। ईशा जब सबको आलू दही की सब्जी रोटी के साथ खाते देखती है तो, यही बनाई हो, जब देखो एक आलू दही की सब्जी बनाकर रख देती हो, मुझे नहीं भाता ये। ठीक है, तू रहने दे, मैं तेरे लिए कुछ और बना देती हूँ। अब रहने दो, एक मेरे लिए क्या ही बनाओगी? तुम जानबूझकर ये सब करती हो ना मम्मी, ताकि मैं खाना न खाऊं। अरे कैसे बोल रही है तू बेटा, मैं बनाने तो जा रही हूँ ना तेरे लिए। बता दे, जो भी तुझे खाना है 5 मिनट में बन जाएगा। रोज एक ही चीज बना देती हो, खुद तुम्हें होना चाहिए, जब मैं नहीं खाती हूँ तो कुछ अच्छा सा और बना दे। मनीषा रोने जैसी सूरत बनाकर कहती है, बेटा मुझे समझ में नहीं आता क्या बनाऊं, जो बनाती हूँ कोई कुछ खाता नहीं तो कोई कुछ नहीं। आलू दही की सब्जी मैं, तेरे पापा और अंजलि खा लेते हैं तो बना लेती हूँ। अब कोई हरी सब्जी भी नहीं आ रही, एक आलू ही तो आता है, उसका क्या ही बनाऊं? आलू के पराठे बना दूं क्या बेटा? नहीं, रहने दो। ईशा चिड़चिड़ा जाती है और एक रोटी के साथ आलू दही की सब्जी खाती है और रोती जाती है। पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है।
डर से मनीषा ईशा से कुछ नहीं कहती। सुबह का नाश्ता ही 12 बजे होता है, तो आज कोई दोपहर में खाना नहीं खाता। रात को मनीषा अंजलि से कहती है, आज चावल दोपहर में नहीं बना था तो अभी चावल बना लेती हूँ। तू तो चावल और आलू दही की सब्जी खा लेगी ना? हाँ खा लूंगी। तेरे पापा और मैं भी खा लेंगे। यश और ईशा से पूछ लेती हूँ, वो खाएंगे तो उनके लिए भी बना दूंगी। इतने में ही यश वहां आता है और मनीषा को कहता है, मम्मी क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों चल रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ मेरे राजा बाबू। ये बता तू क्या खाएगा? मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो बना है मैं खा लूंगा। हद यार, तीनों टाइम आलू दही की सब्जी। आलू दही नहीं, शाही खाना हो गया है जैसे। पता नहीं तुम लोग सब कैसे खा लेते हो। कैसे क्या, हम लोग सब यही तो खाते आए हैं बचपन से। अभी ना तुम इतना फुटानी करती हो। जब हम लोग जॉइंट में रहते थे तब कितने बच्चे थे घर में? तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। उस समय तो किसी को फुर्सत ही नहीं मिलता था। हम लोग तो स्कूल से आकर आलू दही की सब्जी और चावल खाकर सो जाते थे। हमें वही आदत है। माँ भी बहुत शौक से खाती थी। फिर बाद में सब अलग अलग हो गए, तब जाकर तुम और यश हुए। तभी तुम लोग इतने नाटक करते हो, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। उस समय तो चावल तक फ्राई नहीं होते थे। क्यों मम्मी? हाँ भाई, झूठ क्यों बोलूं। अंजलि तो वही खाती थी। नानी के यहाँ भी यही बनता था। गर्मी के समय मेरी माँ आलू दही की सब्जी और रोटी बनाकर नीचे वाले तले में हमें लेकर आ जाती थी। हम लोग इसी को इतना आनंद लेकर खाते थे। मुझे तो आलू दही की सब्जी मिल गई, समझो अमृत मिल गया। तुम्हें आलू दही की सब्जी अमृत लगती है, वही मुझे चाउमीन पास्ता अमृत लगता है। मैं अपने लिए पास्ता बनाने जा रही हूँ और कोई मांगे ना बता देती हूँ। अंजलि तुम खाओ आलू दही की सब्जी और यश तुम भी। मम्मी की लाडले हो ना तुम दोनों। मैदा खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। ईशा अपने लिए पास्ता बनाने चली जाती है और यश धीरे से मनीषा से कहता है, मम्मी मैं भी पास्ता ही खा लूंगा। ईशा अकेले थोड़ी खा लेगी इतना। मनीषा और यश हंसने लगते हैं। अंजलि, मनीषा और सुनील चावल और आलू दही की सब्जी खाते हैं। 1 घंटे के बाद ईशा का पास्ता बनता है और वो पास्ता अपने लिए लेकर खाने बैठती है और फिर यश को चिढ़ाने लगती है, भाई मेरा क्या है, मैं तो बेकार ही खाऊंगी, सबको हेल्दी जो रहना है। अब अंजलि का भी मन चलने लगता है, लेकिन ईशा उसे ताना देगी, इस कारण वो कुछ नहीं कहती। फिर मनीषा रसोई में जाकर बाकी का पास्ता गरम करके यश को देने लगती है। तब ईशा कहती है, बनाएगा कोई नहीं, जब मैं बनाऊंगी तब सब लेने आ जाएंगे। अब ये पास्ता आना हेल्दी नहीं हो रहा है। ऐसे ही सब मुझे सुनाते रहते हैं। तुम इतना सब खा लोगी तो अकेले बर्बाद ना हो जाओ ना, इसलिए मैं खा रहा हूँ। कितनी मेहनत से अनाज आता है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खा लूंगी। खुराक तो अच्छा हो गया तेरा। नजर तुम ही लगाते हो, जिससे मेरा खाना अंदर नहीं जाता है। मैं बाद में खाऊंगी बचा हुआ पास्ता। अरे रे रे, अब बासी कैसे खाओगी तुम तो बासी खाना खाती नहीं हो। ईशा चिड़चिड़ा जाती है। जा खा ले, सुख से खाने भी नहीं देता है, अंदर ही नहीं जा रहा है। बेटा, अब तू पास्ता भी खाने की तरह खाएगी तो कोई क्या करेगा? ये सब थोड़ा ही भाता है। मुझे पता था तुम यही कहोगी। तुम्हारे दोनों बच्चे मुझे नजर लगाते रहते हैं। ईशा अपना थाली वाला पास्ता भी छोड़ देती है और मनीषा वो अंजलि को दे देती है। अंजलि उसे सफा चट कर देती है। ईशा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। सुख में मुझे खाने भी नहीं देते हैं। इधर मनीषा और सुनील ईशा को लेकर परेशान रहते हैं। कब जाके सुधरेगी ये? जब देखो तब बाहर का खाना, मैदा मैदा मैदा। कैसे चलेगा इसका शरीर ऐसे? शादी के बाद लड़की को कितनी दिक्कत होती है, बच्चे कैसे होंगे? अब क्या करूं मैं, तुम्हें तो बिगाड़ा इसे। बचपन से भूज भूज कर देती हो। हमारी माँ हमें क्या बस एक आलू दही की सब्जी बनाकर देती थी, वो भी तीनों टाइम, और हम तो बिना नखरे किए खा लेते थे। अब वो नहीं खाती तो मैं क्या करूं? बीमार पड़ जाएगी तो मुझे ही देखना पड़ेगा। इस घर में कोई कुछ नहीं करता। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज मनीषा की बहन पुष्पा उसे फोन करती है।
मन नहीं लग रहा है, सोच रही हूँ अपनी बेटी और नातिन के साथ तेरे घर आ जाऊं। अरे इसमें बोलने वाली क्या बात है, आजा। वैसे भी हमारा पीहर तो माँ बाप के जाने के बाद खत्म हो गया, अब हम बहन ही तो है एक दूसरे की। वही ना, ऐसी भाभिया भगवान किसी को ना दे जैसी हमें मिली है। अरे आग लगा उन्हें, उनका नाम लेकर क्यों अपना मन खराब करती है। मैंने तो सोच लिया है मेरा कोई भाई नहीं है। सही कहा। ईशा, यश और अंजलि खुश हो जाते हैं। चलो मौसी और दीदी आ रही है, इसी बहाने अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। कुछ दिनों के लिए आलू दही की सब्जी से छुटकारा तो मिलेगा। दीदी अपनी बेटी को भी ला रही है। बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। मौसी आएगी तो गाड़ी बुक करके घूमने चलेंगे। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन पहले मौसी को तो आने दे। एक हफ्ते बाद पुष्पा अपनी बेटी सोनिया और नातिन आरू के साथ मनीषा के घर आती है। पुष्पा के आने से मनीषा के घर का माहौल थोड़ा हल्का होता है। अरे गधी, ये सब लाने की क्या जरूरत थी। सोनिया, नाश्ते में समोसा मंगवा रही हूँ, दोपहर में बता क्या बना दूं। मौसी समोसे की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे हो गए क्या तुम्हारे पास, तो मुझे ऐसे ही दे दो। रात की रोटी होगी ना, हम वही खा लेंगे। पागल है क्या, इतने दिनों बाद तुम लोग आए हो और मैं तुम्हें बासी खिलाऊं, ये अच्छा लगता है क्या। अरे कौन सा हम पर आए हैं भाई, पैसा मत काट। मौसी इसी बहाने हमें भी खाने को मिल जाएगा, वरना मम्मी तो खुद बाहर का खाती नहीं है। मनीषा बाजार से सबके लिए समोसे मंगवा देती है। सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। पुष्पा, मनीषा और सोनिया अपनी पुरानी बातों में लग जाते हैं। दोपहर के खाने का वक्त होता है। मनीषा कहती है, पुष्पा बताना क्या बना दूं, चावल तो आज बनेगा नहीं, आज एकादशी है। मम्मी चाउमीन बना दो ना, सोनिया दीदी का भी मन होगा और आरू भी खाती होगी शौक से। नहीं नहीं मौसी, आरू को मैंने बिल्कुल भी बाहर के खाने की आदत नहीं लगाई है, बस दाल चावल यही सब खाती है वो। बहुत दिनों से मुझे आलू की पूड़ी और आलू दही की सब्जी खाने का मन हो रहा है। छोटे में नानी घर में खाया करती थी, नानी बनाती थी ना हमारे लिए। हाँ, मुझे भी ना आलू की पूड़ी और आलू दही की सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है, फिर सब खा लेंगे यही, और रात में भी यही हो जाएगा। यश भी खा ही लेता है। ईशा अपनी बातें पर हाथ रख लेती है। ये सब लोग इतने कंगले की तरह क्यों करते हैं। आलू दही की सब्जी नहीं हो गई जैसे कि शाही पकवान हो। भगवान, क्यों मुझे इन गरीबों के यहाँ पैदा किया जिन्हें कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाना समझ में नहीं आता। मनीषा खाना बनाकर सबको खिलाती है। सोनिया चटकारे ले लेकर आलू दही की सब्जी खाती है। मौसी एक नंबर, नानी के हाथों का स्वाद याद दिलाती है अपने। खाना तो ये अच्छा बनाती ही है, कवारे से ही। अरे आरू को भी खिलाना। आरू भी खा तो रही है साथ में। मम्मी का बस चले ना तो शादी में भी आलू दही की सब्जी ही रखवा दे। हाँ बिल्कुल, खराबी क्या है इसमें, तेरे आस्ता पास्ता से तो अच्छी है ये। एक हफ्ते बाद पुष्पा, सोनिया और आरू जाने लगती है। मौसी ट्रेन के लिए आलू दही की सब्जी और पराठे पैक कर दो ना प्लीज। अरे तेरे बोलने से पहले ही मैंने तैयार कर दिया था बेटा। ये होती है मौसी। मनीषा खाना पैक करके देती है और सुनील पुष्पा, सोनिया और आरू को ट्रेन में बिठाकर आ जाता है। इधर पुष्पा के जाते ही ईशा घर में तमाशा चालू कर देती है। मम्मी, मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। ये आलू दही की सब्जी खा खाकर मेरा मुंह कचड़ा हो गया है। मुझे 1000 दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। और मेरी सहेली एक ढाबे से खाना मंगवाती है, उसके यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। अब मैं वही का खाना अपने लिए मंगवा लूंगी। महीने का 2500 है। ये क्या बोल रही है, हैं? अपने घर में कब से ये सब होने लगा? अच्छा लगता है क्या? मैं बना दूंगी तुझे जो भी खाना है, मत खा तू ये आलू दही की सब्जी। नहीं मम्मी, रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है। तुम अपने ऐसे घुटने लेकर खाना मेरे लिए मत बनाओ, वरना तुम्हारे बच्चे मुझे सुनाने लगेंगे। मैं घर में खाती तो पैसे लगते ना, वही समझो। बेटा वो अलग बात है, बहुत कम खर्च होते हैं घर में। तुम्हारी तरह बाकी दोनों भी कहेंगे तो इस घर का क्या ही होगा। वो सब मुझे नहीं पता, हर बात में मैं ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं।
ईशा अपना फोन फेंक कर कमरे में चली जाती है। करने दो इसे जो करना है, वरना पूरे समय घर का माहौल खराब करके रखेगी। कुछ दिनों में अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ठीक है, मैं चाहती नहीं हूं कि कभी मेरा घर टूटे। आप कहते हो तो मैं उसे पैसे दे दूंगी। मनीषा ईशा को जाकर पैसे देती है। ईशा उस रात को पार्टी करने अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। पार्टी में वो खा पी कर आती है और अगली सुबह उठकर पार्टी की ही बातें करने लगती है। पार्टी बहुत अच्छी थी। क्या पार्टी थी, खाना तो पूछो मत। चाउमीन, चाइनीज भेल, बेबी कॉर्न, मंचाओ, सूप, पिज्जा, क्या नहीं था, मजा ही आ गया। अच्छा है, वैसे मेरी सहेलियों ने भी पार्टी करी थी। मेरा मन नहीं था जाने को। 1000 में 1 जन खाएगा और यहाँ हम घर वालों के साथ जाते तो 1000 में सब खा लेते। आज मम्मी और हम चारों चलेंगे। ये तो कल ही वो आई है ना पार्टी से। हाँ, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम लोगों के साथ जाने का। चलो ये सब छोड़ो और अब नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना, इन लोगों को करवा दो आलू दही की सब्जी का नाश्ता। अरे बेटा, भिंडी भी बनाई है। आलू दही इसलिए बनाती हूँ कि गर्मी में पेट हल्का रहे, वरना गर्मी तो इतनी पड़ रही है कि आदमी का खाना पचे ही ना। जितना कम तेल और हल्का खाओ उतना ही अच्छा है। मुझे नहीं खाना, आज से मैंने अपने ढाबे का खाना लगा लिया है। ईशा ढाबे का खाना मंगवाती है और इतरा कर अपना खाना कमरे में ले जाती है। बाकी सब अपना घर का खाना, भिंडी, आलू दही की सब्जी और रोटी खाते हैं। यश का मन चलने लगता है ईशा के खाने पर और वो कहता है, मम्मी, घर पर बाहर जैसा खाना तो सच में नहीं बनता है। मुझे भी खाना है ईशा वाला खाना। अरे बेटा, उसे खाने दे, सड़ी गली सब्जी से बनाते हैं बाजार में खाना। हमारी तरह इतना देखकर साफ सुथरा नहीं होता। उसी का तो 2500 लग रहा है। फिर तू भी वही खाएगा तो 5000 हो जाएगा। 5000 में तो मैं पूरे घर का राशन चला लेती हूँ। अरे बाबा, इतना महंगा। ठीक है, नहीं खाना। अब यश भी घर का खाना खाकर खुश रहता है और ईशा को जाकर बहुत सुनाता है कि वो जो कर रही है गलत है। मुझे मत सुना, अपना काम कर। तू खा रहा है ना घर का, खा। मेरे खाने पर नजर भी मत लगाना। अरे ठीक है, अब तेरी तबीयत खराब होगी तो हम बचाने नहीं आएंगे। दिन बीतने लगते हैं। 1 हफ्ते बाद एक रोज जब ईशा दोपहर का खाना खा रही थी तब उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। अपने कमरे में होने के कारण उसे कोई देख भी नहीं पाता। पता नहीं क्या हो गया है, पेट क्यों दुख रहा है इतना। ईशा पूरा खाना वैसा का वैसा ही छोड़ देती है। फिर उसे लूज मोशन होने लगते हैं। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बार बार मुझे बाथरूम क्यों आ रहा है, इतना तो कुछ खाया भी नहीं है। दोनों भाई बहन ने नजर मार दी है मेरे खाने में। इधर मनीषा देखती है कि ईशा रात का खाना वापस भिजवा देती है और सुबह से बाथरूम के चक्कर लगा रही है। मनीषा ईशा के पास जाती है। क्या हुआ है बेटा, पेट खराब है क्या तेरा? तुम्हारे बच्चों ने नजर मार दिया है मुझे, इसीलिए ये सब हो रहा है। उन लोगों से मेरी खुशी देखी कहाँ जाती है। ऐसा नहीं है बेटा, रुक मैं तुझे दवाई देती हूँ। मनीषा ईशा को दवाई देती है और उसका पेट ठीक हो जाता है। अगले दिन फिर से वो सुबह नाश्ता हॉल में खाने लगती है और उसके पेट में इतना भयंकर दर्द शुरू हो जाता है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो चिल्ला चिल्ला कर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ है, रुक डॉक्टर के पास ले चलते हैं। सुनील और मनीषा ईशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। मैंने पेन किलर दे दिया है, एक बार दर्द कंट्रोल के लिए। आप एक बार पेट की सोनोग्राफी भी करवा लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इन्हें स्टोन है। क्या स्टोन? नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी मैं अपनी बच्ची का, लेकिन इसे स्टोन कैसे हो गया? इतना डरिए मत, पहले टेस्ट करवा के रिपोर्ट दिखाइए। आजकल बच्चे घर का खाना खाना नहीं चाहते, बाहर का खाते हैं तो ये सब हो जाता है। बाहर में साफ सफाई थोड़ी करके कोई खाना बनाता है। देखिए, अब से बाहर का खाना एकदम बंद। मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तेरी माँ है ना। मनीषा ईशा का अल्ट्रासाउंड करवाने ले जाती है। पूरा दिन इसी में लग जाता है। मनीषा और सुनील भूखे प्यासे ईशा के लिए बाहर बैठे रहते हैं। अल्ट्रासाउंड हो जाता है और रिपोर्ट में आता है कि ईशा को स्टोन है।
स्टोन तो इसे है, दवाई दे देता हूँ, दवाई से नहीं निकला तो ऑपरेशन करना होगा। नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। अरे नहीं बेटा, मैं घरेलू इलाज से तुझे ठीक कर दूंगी। हाँ। इन सब में रात हो जाती है। सुनील मनीषा ईशा को लेकर घर वापस आते हैं। जाते ही मनीषा ईशा से कहती है, बेटा क्या खाएगी बता दे, क्या बना दूं? सुबह से भूखी है, खाना ना खाओ ना तो कमजोरी आ जाती है। आलू दही की सब्जी और रोटी। ईशा जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा, अब से तुम जो दोगी मैं वही खाऊंगी, लेकिन मेरा ऑपरेशन मत होने देना। अरे पगली, नहीं होगा तेरा ऑपरेशन। उस रात को सब पहली बार एक साथ बैठकर आलू दही की सब्जी और रोटी खुशी खुशी खाते हैं। मम्मा, अब मुझे समझ में आ गया, तुम हमें आलू दही की सब्जी क्यों खिलाती हो, ताकि वो हमारे पाचन के लिए अच्छी रहे और खाना आराम से अंदर जाए। अब मैं तीनों टाइम आलू दही की सब्जी रोटी खा लूंगी। ईशा अब आलू दही की सब्जी रोटी ही खाती है। मनीषा पथरी का घरेलू इलाज चालू कर देती है और कुछ ही महीनों में ईशा की पथरी निकल जाती है और अब आलू दही की सब्जी ईशा की फेवरेट हो जाती है। बंसीलाल ने शुरू से ही अपने घर में औरतों और बेटियों को दबाकर रखना देखा और वैसा ही उसका व्यवहार भी हो गया। दुख की बात यह थी कि बंसीलाल की भी एक बेटी हुई। वो एक बेटी का बाप बन गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था बेटी के प्रति पिता और भाइयों का रवैया खराब होता जा रहा था। माँ, मैं कॉलेज की ट्रिप में जाऊं, आप प्लीज पापा से बात कर लीजिए ना। बात करूंगी तो तुझे क्या लगता है वो तुझे जाने देंगे? तो एक काम कर, चली जा, जो होगा देखा जाएगा। पैसे भी क्या तुझे कम मार पड़ती है, एक बार मार और खा लेना। तभी बड़ा बेटा रोहन माँ से कहता है, माँ मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, आज रात वहीं रुक जाऊंगा, कल आऊंगा। छोटा बेटा मोहन भी आ जाता है। माँ कल सुबह जल्दी उठा देना, मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, स्पोर्ट्स चल रहा है ना। दोनों के जाने के बाद पारुल माँ की तरफ देखती है, जैसे बिना पूछे वही सवाल कर रही हो कि सारे कायदे कानून घर के मेरे लिए ही क्यों, क्योंकि मैं लड़की हूँ। पारुल, तूने घर का काम सीखा? कल पापा ने क्या कहा था, आज रात की सब्जी तो बनाएगी, तो आज रात की सब्जी तो बनाएगी, समझी? मोहन तू अपना काम कर, ज्यादा उसके पापा बनने की कोशिश मत कर। उसको जो सिखाना है मैं सिखाऊंगी, अभी उसकी माँ जिंदा है। तभी बंसीलाल आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से बात करने की? बोलो मत, लड़का है वो, और तुम औरत हो, औरत की तरह रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। ठीक है तो बोल रहा है वो, अपनी लड़की को घर के काम करना सिखाओ। आज की सब्जी पारुल ही बनाएगी, चाहे जैसे भी बनाए। बच्चों के सामने माँ अपनी बेइज्जती होती देख दुखी हो जाती है। ये क्या तरीका है? बच्चों के सामने आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो ये बच्चे कल को मेरी क्यों इज्जत करेंगे? औरतों और लड़कियों की इज्जत घर की चार दीवारी तक ही होती है, चाहे वो पीट कर इज्जत में रहे या ठीक से। और मत भूलो, लड़के हैं वो इस घर के। अपनी बेटी को जबान चलाना नहीं, काम करना सिखाओ। तुम्हारी देखा देखी कल को इसकी भी जबान न चलने लग जाए। आज के बाद तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये सब बोल के बंसीलाल वहां से चला जाता है। पीछे रह जाती है माँ बेटी। मन में ये सोचते हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। पिता के जाने के बाद मोहन कहता है, बड़ी आई थी मुझे मेरा काम सिखाने वाली, अब अपनी बेटी को सब्जी बनाना सिखा जा। पापा के सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या सीखना है क्या नहीं। अपने आप को देखो, पिछले 2 साल से एक ही क्लास में पढ़े हो। मैं फेल होकर भी सब कुछ कर सकता हूँ। तुम क्लास में टॉप आती हो, तुमने क्या उखाड़ लिया? जाओ सब्जी बनाओ। मोहन पारुल को ये बोलकर वहां से चला जाता है। बात तो सही कह रहा है माँ मोहन, क्लास में टॉप करके मैंने क्या उखाड़ लिया। अपनी मर्जी से एक ट्रिप में नहीं जा सकती, अपनी मर्जी की पढ़ाई नहीं कर सकती, अपनी मर्जी की करियर नहीं चुन सकती। और देखना कल को पापा अपनी मर्जी से कैसे भी लड़के से मेरी शादी कर देंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी यही डर है पारुल, वैसे भी जरा जरा सी बात में तेरे पिता का और तेरे भाइयों का हाथ तुझ पर उठ जाता है। मुझे तेरे लिए बहुत दुख होता है बेटा। मैंने तुझे जन्म ही क्यों दिया?
रात को किसी तरीके से पारुल सब्जी बनाती है, खाना टेबल पर लगाती है और सभी खाना खाने बैठते हैं। छी, ये सब्जी बनी है, ना नमक का पता ना मिर्ची का। मैं नहीं खाऊंगा, जा मेरे लिए दूध ब्रेड लेकर आ। पारुल को उम्मीद थी कि जीवन में पहली बार उसने सब्जी बनाई है तो पिता कुछ तो तारीफ करेंगे, लेकिन ये क्या, थोड़ी देर में जोर से कटोरी की जमीन में गिरने की आवाज आती है। ये सब्जी बनाई है? अरे शादी की उम्र होने वाली है तेरी और तूने ये सब्जी बनाई है? बंसीलाल पूरी कटोरी जमीन में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद, चुप हो जा पागल, मत रो बेटा, इतना रोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ला, मैं तेरे सर पर दवाई लगा देती हूँ। माँ, मैं मार खा खा कर थक गई हूँ। क्यों पापा मुझे इतना मारते? वो लोग फेल भी हो जाते तो पापा उन्हें कुछ नहीं कहते और मैं पारुल के रोने की आवाज किसी के भी सीने को चीर के रख सकती है, लेकिन पिता का सीना पत्थर का हो चुका था। फिर एक रोज, मोहन, रोहन बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर आज दुकान देख लो। अरे पापा, आपको तो पता है मेरा स्पोर्ट्स चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, मुझे तो माफी करो। पापा, मैं भी नहीं जा सकता, मुझे मेरे दोस्त के यहाँ जाना है। हमारा बहुत दिनों से प्लान था मसूरी जाने का, तो मैं तो 4 दिन घर पर भी नहीं हूँ, बस आप लोगों को बताने ही वाला था। बंसीलाल बुखार से तप रहे थे। समझ में नहीं आता कि अगर दुकान में कोई नहीं गया तो व्यापार का नुकसान कैसे झेलेंगे, लेकिन तभी पारुल आती है। दोनों बेटे पिता को कोई ना कोई बहाना बना देते हैं तो पारुल कहती है, पापा आप कहे तो मैं जाकर दुकान देख लूं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप आराम करें। तू दुकान देखेगी? हाँ, किचन देख ले, उतना ही बहुत है। 2-4 किताब पढ़ने की इजाजत क्या देती, खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझने लग गई। रहने दो, नुकसान झेल लूंगा मैं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफियां बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगा। तभी दुकान से फोन आता है कि किसी न किसी को दुकान जाना जरूरी है। मन मारकर बंसीलाल पारुल को ही दुकान भेजने का निर्णय लेता है। जा दुकान, लेकिन याद रखना ज्यादा व्यापार में घुसने की कोशिश मत करना। पारुल पिता की बात मानकर वहां से दुकान के लिए चली जाती है। दुकान जाकर वो बही खाता देखती है और दिन भर काम करती है। शाम को जब पारुल घर आती है तो, पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आपको पता है दुकान में क्या चल रहा है? तभी मोहन आता है और हंसते हुए पारुल की बात काट कर कहता है, नहीं नहीं, पापा को कैसे पता होगा, पापा तो बेवकूफ है, एक दिन में तुम ही समझदार बन गई। अरे क्या पापा, इसे दुकान भेजने की क्या जरूरत थी आपको? ये मजाक का वक्त नहीं है पापा, सच में आप नहीं जानते कि दुकान में क्या चल रहा है। आपको पता है वो हमारे मुंशी जी है ना? पता है मुंशी जी के बारे में कुछ? जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो हमारे साथ है। उनके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। पापा मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। मुंशी जी हमारे किसी न किसी से मिले हुए हैं और उसी के इशारे पर वो आपके पैसों की धांधली कर रहे हैं, मेरे पास सबूत है। ये सुनकर मोहन के पसीने आ जाते हैं। और फिर, पता नहीं कैसा जल्लाद भाई है, अपनी बहन को बैट से इतना तेज मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। चुप हो जा बेटा, मत रो। अरे तुझे जरूरत क्या थी दुकान जाने की? समझाओ अपनी बेटी को, ये जो मार पड़ती है ना, इसको सही मार पड़ती है। अभी तो कम मार खाई है इसने, ज्यादा दिमाग लगाएगी तो रोज मार खाएगी। पापा आपके सामने मुझे मोहन ने इतना तेज मारा, आपने उसे कुछ नहीं कहा, आप भी मुझे मारते, लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्या किया मैंने? बस मैंने आपके बिजनेस में हुई धांधली के बारे में बात की, इसमें मुझे मारने की क्या बात थी? क्या लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती? पारुल के जीवन में सिर्फ क्या मार खाना लिखा था? लेकिन कहते हैं ना, हालातों से लड़कर जब कोई किसी मकाम पर पहुंचने की इच्छा रखता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन माँ पारुल से कहती है, बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तेरी शादी से पहले खुद अपने पैरों पर तू खड़ी हो जा। पढ़ने में तो इतनी अच्छी है, तूने भी तो कुछ सोचा होगा कि कुछ करेगी, कुछ बनेगी, या फिर मेरी तरह जिंदगी बिताने का इरादा है? माँ मैं भी बिजनेस करना चाहती हूँ, पर मुझे पता है पापा का बिजनेस मोहन और रोहन के लिए है, मेरे लिए तो पापा के पास कुछ नहीं है। पापा के पास कुछ हो ना हो, पर मेरे पास है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। तूने अगर कुछ सोचा है जीवन में कुछ करने का तो मैं पैसों से तेरी मदद कर सकती हूँ। माँ मेरे पास एक प्लान है, मैं भी काम करना चाहती हूँ,
बिजनेस करना चाहती हूँ। मुझे पता है पापा कभी अपना बिजनेस मुझे नहीं देंगे, लेकिन अगर पापा को पता चल गया कि मैं अलग से अपना बिजनेस कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत मारेंगे। हमेशा फालतू की चीजों के लिए मार खाया तूने, कभी अपने खुद के लिए भी खड़ी हो। बेटा तू खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? मैं हूं ना तेरे साथ, जो करना है कर। उधर मोहन पापा के बिजनेस पे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर एक दिन, बेटा हो तो मोहन जैसा बिजनेस पे पूरा ध्यान देता है, और हमारे मुंशी जी जिन पर यह पारुल इल्जाम लगा रही थी, उन्होंने इस बार हमारा लाखों का खर्चा बचाया है। एक दिन इसको बिजनेस में क्या भेज दिया, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। पारुल मन ही मन सोचती है कि जिस दिन पिता के सामने दुकान की सच्चाई आएगी उस दिन वो उसे याद करेंगे। लेकिन फिलहाल तो पारुल का गोल सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को शुरू करने का था, जिसके लिए माँ ने उसे पैसे दिए थे। माँ, मुझे अभी एक छोटा सा स्टार्टअप चाहिए। अपने बिजनेस के लिए मुझे प्रॉपर ऑफिस, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और एक एड्रेस चाहिए। क्या करूं मैं, कैसे मैनेज करूं? तो एक काम कर, पापा का बिजनेस ज्वाइन कर ले। पापा को बोल कि अब तू सिर्फ काम पर ध्यान देगी। माँ, कैसी बात कर रही है तू? पापा को जानती है ना, वो कभी अपने दुकान के अंदर मुझे पैर भी नहीं रखने देंगे। बेटा मैंने तेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, पर इस बार मेरे पास एक आइडिया है। चल मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। उसी दिन रात को पारुल की माँ बंसीलाल से बात करती है। पारुल का बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो रहा है, उसको कहीं इंटर्नशिप के लिए कॉलेज वालों ने कहा है। अब दूसरी किसी कंपनी में काम करेगी तो 4 लोग पता नहीं कैसे मिले, माहौल कैसा हो। मैं सोच रही क्यों ना हम पारुल को ही हमारे कंपनी में इंटर्नशिप करने दे। बेटी घर पर ही रहेगी और बिजनेस में आपकी मदद भी हो जाएगी। मदद के नाम पर बंसीलाल को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो कल की छोकरी मेरी मदद करेगी। माना वो मेरी बेटी है, लेकिन मैं भी उसका बाप हूं। तुम कहती हो तो मैं अपने यहाँ उसकी इंटर्नशिप करवा देता हूँ, लेकिन उसको बोलो कंपनी के मसलों से दूर रहे। मोहन बहुत अच्छे से कंपनी देख रहा है। जीवन में पहली बार पति से पारुल की माँ को कोई खुशी मिली। अगले दिन पारुल की माँ पारुल से कहती है, देख बेटा, तुझे एक अच्छा मौका मिला है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, अपने लिए खड़ा होने का। तू अच्छे से रहेगी तो मैं भी अच्छे से रहूंगी। इन लोगों के साथ लंबे समय तक मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। बेटे अपने पिता के कहने पर चलते हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन कल को अगर बहू आ जाएंगी तब तो खैर, मेरी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है। तुम प्लीज पापा के बिजनेस में क्या चल रहा है इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचना। लेकिन कहते हैं ना, बेटी बेटी ही होती है। चाहे जहां भी जाए, मायके के प्रति उसकी ईमानदारी, उसका प्यार कभी कम या खत्म नहीं होता। पारुल पिता का बिजनेस ज्वाइन तो कर लेती है, लेकिन बिजनेस में हो रही धांधली को जरा भी नजरअंदाज नहीं कर पाती। देख बहन, तुझे साफ साफ बोल रहा हूँ, अपने काम से काम रखना। मुंशी जी क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये सारी बातें पापा तक पहुंची तो तेरी खैर नहीं। पापा से कहकर मैं तुझे बिजनेस से ही नहीं, घर से भी बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, मतलब जो मेरा शक था वो सच्ची था। पापा के बिजनेस को दीमक की तरह तू खा रहा है। जहां रोहन अपने दोस्त और यारों में रहने वाला लड़का है और पापा मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते, इसका पूरा फायदा तूने उठा लिया। आज तूने पापा के बिजनेस में पापा से ही धोखेबाजी करी। तू जानता भी है पापा ने इस बिजनेस को कितनी कड़ी मेहनत से खड़ा किया है। हाँ, मुझे नहीं पता पापा ने इस बिजनेस पर कितनी मेहनत की है। तुम्हें क्या लगता है मैं डुबो रहा हूं इस बिजनेस को? चुपचाप घर जाओ, समझी? याद है ना पिछली बार कैसे मारा था तुमको? बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि मामला बंसीलाल तक पहुंचता है। बंसीलाल पारुल और मोहन को बुलाता है। मोहन बंसीलाल को पारुल के बारे में उल्टा पुल्टा भर देता है। पापा ये मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैं कंपनी डुबो रहा हूं। अब आप भी बात करिए इससे। पारुल, मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि मेरी कंपनी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तुमको इंटर्नशिप करनी थी, चुपचाप इंटर्नशिप करती। तुमने फिर कंपनी में यह नाटक शुरू कर दिया। पापा, ये मोहन बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। आप नहीं जानते क्या कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पिता बेटे के आगे बेटी की बात सुनते ही नहीं, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। कितना मारा है इन लोगों ने, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझती। मार खा खा के ढीठ हो चुकी हो। अरे क्यों नहीं छोड़ देती इन लोगों को उनके हाल पर? पारुल
एक आखिरी प्रयास करती है अपने पिता को सच्चाई बताने का, लेकिन पिता मोहन के खिलाफ कुछ सुनता ही नहीं। इस बार तो तुमने हद ही कर दी पारुल, अब कभी मेरी नजरों के सामने बताना। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे और मेरे बेटों से दूर रहो। पारुल को इस बार पिता की बात चुभ जाती है और वो माँ के दिए पैसों से अपना बिजनेस शुरू करती है और उसमें खूब मेहनत करती है। फिर एक रोज, मोहन बेटा जरा मुझे डॉक्टर के पास तो ले चल, पता नहीं क्यों सीने में बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी, आप हमेशा मुझे उस वक्त काम बताते हैं जब मैं कोई जरूरी काम से जा रहा होता हूँ। मोहन को बोलिए ना, वो आपको डॉक्टर को दिखा देगा। अरे डॉक्टर को भी मैं ही दिखाऊंगा तो तुम क्या करोगे? सारा दिन बाहर रहते हो, कभी कंपनी में आकर काम भी संभालो। दिन रात मैं कंपनी में मन लगाकर काम कर रहा हूँ और अभी भी मेरी एक बिजनेस मीटिंग है। मैं नहीं ले जा सकता डॉक्टर के पास, तुम लेकर जाओ। चलिए जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। पारुल अपने काम में व्यस्त है, नहीं तो वही ले जाती। उसकी तो शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, अपने भाइयों पर कलंक लगाती है। खुद पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है। वैसे मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। चलो मेरे साथ अस्पताल। दोनों पति पत्नी अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर बंसीलाल को चेक करता है और बताता है कि उनके दिल में छेद है जिसका ऑपरेशन होगा और खर्चा 20 लाख। बंसीलाल मोहन को फोन करता है और अस्पताल आने के लिए कहता है। बेटा तुम अभी अस्पताल आ जाओ, रोहन से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। यहाँ आकर तुम सब कुछ संभालो, मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। मोहन बेमन से अस्पताल आता है, जहां बंसीलाल कहता है कि बेटा मेरा ऑपरेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है। कुछ दिनों के लिए कंपनी रोहन को संभालने के लिए कह दो। किसी भी हाल में कंपनी रोहन को संभालने नहीं दूंगा पापा। बहुत मेहनत से यहाँ तक कंपनी को पहुंचाया है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। आज नहीं तो कल उसे जिम्मेदार बनना ही होगा ना बेटा, आखिर कंपनी तुम दोनों की है। फिलहाल तो 20 लाख रुपए डॉक्टर के पास जमा करवा दो। अकाउंटेंट को बोलो अस्पताल के नाम पर चेक कटेगा। 20 लाख का नाम सुनकर मोहन के तो होश उड़ जाते हैं। 20 लाख? 20 लाख क्यों पापा? अरे छोड़ो ये ऑपरेशन, इतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास फालतू की चीजों में पैसे खराब करने। मोहन, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पापा के दिल में छेद है जिसका ऑपरेशन होना है और उसी के लिए 20 लाख की जरूरत है। तुम इस काम को फालतू का काम बोल रहे हो? और वैसे भी आप इसे क्यों बोल रहे हो? सीधा अकाउंटेंट को फोन करिए ना। मोहन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी जाओ और पैसा लेकर आओ। पापा पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, मैं एक भी पैसा कंपनी से निकालने नहीं दूंगा। बंसीलाल को गुस्सा आ जाता है। तुम होते कौन हो? मेरी कंपनी और मेरे लिए ही पैसा नहीं। मैं अभी अकाउंटेंट को फोन करता हूँ। बंसीलाल अकाउंटेंट को फोन करता है और पैसे अस्पताल को जमा करने के लिए कहता है, लेकिन सॉरी सर, अब ये कंपनी आपके नाम पर नहीं है। जब तक मोहन सर ऑर्डर नहीं देंगे हम एक भी पैसा रिलीज नहीं कर सकते। आपने ही तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन किया था। बंसीलाल को अब पारुल की बात याद आती है कि कैसे उसने पिता को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वो लड़की है बंसीलाल ने उसकी बात नहीं सुनी थी। मोहन तुमने धोखे से मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए, मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगा। मोहन ये बात सुनकर हंसता है। कोर्ट कचहरी की धमकी तब दीजिएगा जब आपका स्वास्थ्य साथ दे। अरे दिल में छेद है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे आप। और वैसे भी ऑपरेशन के लिए तो मैं इतना सारा पैसा बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। बंसीलाल अपनी पत्नी की तरफ देखता है। मैंने आपसे पैसे छुपाकर पारुल को बिजनेस करने के लिए दिए थे। आज उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और क्या आप जानते हैं, उसके बिजनेस के मालिक आज भी आप ही हैं। मैं पारुल को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। माँ पारुल को बुलाती है और सारी बात बताती है। बंसीलाल बेटी से माफी मांगते हैं। अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है पापा, आप ऑपरेशन के लिए जाइए, मैं पैसे जमा करती हूँ। बंसीलाल की आंखें भर जाती हैं कि जिस बेटी को उसने हमेशा मारा पीटा, उसकी बात भी नहीं सुनी, आज वही उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी हुई है।